नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। देहरादून से खबर आ रही है, एडमिशन में घपला हुआ है। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। स्वीकृत सीट से ज्यादा एडमिशन, 8 निजी कॉलेज की संबद्धता खत्म करने की सिफारिश हुई है। विश्वविद्यालय ने लिखा है राज्यपाल को लेटर। 481 छात्रों का नियम विरुद्ध एडमिशन हुआ है और दोषियों पर अब कार्रवाई होगी। तो कहा यह जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा एडमिशन्स का मामला है ये, और इसमें घपला किया गया है। बकायदा इसको लेकर एक लेटर लिखा गया है और शायद कॉलेज की जब हम बात कर रहे हैं, संबद्धता खत्म करने की बात हो रही है, यानी कि कड़े कदम जो है कॉलेज के खिलाफ उठाए जाएंगे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में एडमिशन का मामला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जितनी सीट्स अलॉट थी, जितनी एक्सेप्ट थी, यानी कि एक बकायदा नंबर होता है। अगर आप कॉलेजेस में जाएं, स्कूल्स में देखें कि आप ठीक है इतनी ही क्षमता ले सकते हैं, इतनी ही जो है एक स्ट्रेंथ की बात होती है, उससे ज्यादा जो है लोगों को एडमिशन दिए जाते हैं। भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारती, इसे समझाइए हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में, क्या किया कॉलेज ने? जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे ज्यादा एडमिशंस लिए, क्या ये पैसे लेकर लिए गए? कैसे कैसे हुआ है ये सब? ये पूरा स्कैंडल क्या है? देखिए जीनत, इस पूरे मामले को लेकर 15 से 20 दिन पहले जो है मामला सामने आया, जब ये कहा गया कि 481 बच्चों को एडमिशन दिया गया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जो एफिलिएटेड थे 8 प्राइवेट कॉलेज जो है वो इसके रडार पर आते हैं कि इन कॉलेजेस में उतनी सीट नहीं थी जितने बच्चों को एडमिशन दे दिया गया और उनसे दोगुनी फीस लेकर जो है ये एडमिशन दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कार्य परिषद थी उसने जब जांच की तो ये तमाम तथ्य जो है वो सामने आए और इसमें अधिकारियों की, यूनिवर्सिटी के जो अंदर थे उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, कई टीचर्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है जिन्होंने इस पूरे मामले को किया। अब इस पे पूरे मामले पर जब जांच बैठाई गई तो यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं और जो पूरी कार्य परिषद थी उन्होंने ये फैसला यहाँ पर लिया है कि इन 8 निजी कॉलेजों की एफिलिएशन को लेकर गवर्नर अब फैसला लेंगे कि क्या कुछ इनको लेकर अब आगे किया जाए। साथ ही साथ ये भी फैसला यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया गया है कि जो 481 बच्चे थे इनका रिजल्ट यहाँ पर रोक लिया गया था जीनत। अब इनका रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये साफ यूनिवर्सिटी की तरफ से कह दिया गया है कि स्टूडेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं रही है। साथ ही साथ जो ज्यादा स्टूडेंट्स रहे हैं उनको अब 2 सेशन में पढ़ाई करवाई जाएगी। तो ये तमाम जो 8 कॉलेजेस रहे हैं अब ये रडार पर आ गए हैं और इनको लेकर अब गवर्नर को फैसला लेना है। ये बहुत जरूरी भी था। बहुत शुक्रिया भारती आपका। स्टूडेंट से आप दुगनी फीस लेकर सीट नहीं है लेकिन सीट दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। और बाकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ऐसा करते हैं, इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। उत्तराखंड आंदोलन के खटीमा गोलीकांड को आज 27 साल हो गए। इसके लिए खास तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राज्य बनने के बाद ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री खटीमा गोलीकांड की बरसी पर यहां पहुंचा है। और खुद आंदोलनकारी रहे पुष्कर धामी ने कहा है कि खटीमा से ही राज्य आंदोलन की चिंगारी भड़की थी और खटीमा ही राज्य की जननी है। उत्तराखंड की जननी है क्योंकि उत्तराखंड का आंदोलन कहीं से प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले खटीमा से हुआ था। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं खटीमा क्षेत्र का विधायक हूँ और खटीमा मेरी कर्मभूमि है। यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ और मैंने वो आंदोलन देखा है नज़दीक से। तो निश्चित रूप से उन शहीदों को नमन करना है, उनको याद करना है और उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करना है। तो खटीमा की हम बात कर रहे हैं और साथ ही खटीमा गोलीकांड की यादें जो है वो आज भी लोगों के जहन में हैं। 20 साल बाद पहली बार सीएम धामी शहीद स्मारक पर आ रहे हैं। इसे लेकर शहीदों के परिवार वाले काफी खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। एक सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग की घटना में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे और 165 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गोली चलाने का आदेश तत्कालीन कोतवाल डीके केन ने दिया था। 7 शहीदों में से एक शहीद परमजीत की मां का कहना है कि सीएम धामी ने उन्हें गले लगाकर बेटे का एहसास कराया था।
बस हमारे धामी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं हमें बहुत खुशी है। और उस टाइम मुख्यमंत्री आए थे पार्क में, उस टाइम मुझे गले भी लगाया हूँ। वहीं शहीद धर्मानंद भट्ट के बेटे अनिल भट्ट का कहना है कि सीएम धामी खुद एक आंदोलनकारी हैं और वे शहीदों के परिजनों का दर्द बखूबी समझते हैं। कई मुख्यमंत्री बने मगर इस बार हमारा ही आंदोलनकारी हमारे क्षेत्र से खटीमा से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, तो हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो शहीदों की शहादत को ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। घटना के 20 साल बाद पहली बार कोई सीएम शहीदों को श्रद्धांजलि देने खटीमा आ रहे हैं। इसे लेकर आंदोलनकारी भी काफी उत्साहित हैं। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में एक उग्र पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर खटीमा बाजार में गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उत्तराखंड राज्य बनने के 20 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री खटीमा में शहीद स्मारक में आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देगा। खटीमा में जब पुष्कर सिंह धामी 1 सितंबर को आएंगे तो आंदोलनकारियों के साथ साथ शहीदों के जो परिवार और आंदोलनकारी हैं उनकी उम्मीदें भी बढ़ी हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। सीएम पुष्कर धामी ने पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जुम्मा का हवाई निरीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने एलागाड़ में भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने आपदा में मरने वालों के परिवार वालों को 1 लाख रुपए की मदद अपनी ओर से देने का ऐलान किया। साथ ही सीएम ने कहा है कि धारचूला में मौजूद हेलीकॉप्टर तय सीमा से 1 महीने ज्यादा रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई है, सीमा के लोगों ने बताया और हम लोगों ने सो मोटो मिल गया कनेक्टिविटी ठीक हो, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। अभी भारत सरकार के रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री से भी बात हुई थी, वो भी कल दौरे पर आएंगे। उनके साथ जो कि BRO की यहाँ पर सड़कें हैं, BRO के DG भी कल दौरे पर आ रहे हैं, उनके कमांडर यहाँ पर पहले आ चुके हैं। जिन संस्थानों की भी मदद लेनी होगी सभी संस्थानों की मदद लेंगे, सबसे कोऑर्डिनेशन करेंगे और इस आपदा के समय सभी लोग मिलकर। खबर देहरादून से आ रही है। आज अजय भट्ट का दौरा, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जो हैं वो पिथौरागढ़ के दौरे पर आपदाग्रस्त इलाकों का वो दौरा करेंगे। आपदा प्रभावितों से वो मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे धारचूला में अफसरों से मीटिंग है। शाम 4 बजे बॉर्डर रोड को लेकर भी बैठक है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के इंटरनल सर्वे में सामने आया है कि रोजगार चुनावों में बड़ा मुद्दा रहेगा। इसी वजह से पार्टियों की नजर मैनिफेस्टो में युवाओं पर रहेगी, मगर प्रदेश में नई आम आदमी पार्टी इस पर अभी चुप है। 2017 का अगर आपको बीजेपी का दृष्टिपत्र याद हो तो उसमें सरकार बनते ही युवाओं से 6 महीने के अंदर सभी विभागों में खाली पद भरने की बात कही गई थी और लाखों लोगों को रोजगार देने का भरोसा दिया गया था। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 23,000 सरकारी नौकरियों को देने की बात कही है। साथ ही बीजेपी अपना 2017 का मैनिफेस्टो भी पलट रही है ताकि जब मुद्दा उठे तो पार्टी के पास आंकड़ों समेत जवाब हो, जबकि कांग्रेस दीर्घकालिक नीति लाने की बात कहती है। जो हमारा पहाड़ का युवा है वो नौकरी करना चाहता है, तो एक तो हमने जो रिक्तियां हमारे प्रदेश के अंदर हैं सभी विभाग के आंकड़े हमने मंगा लिए हैं। अभी तक 15,000 से अधिक के आंकड़े आए हैं, 60,000 की ओर आने हैं और शीघ्र हम रिक्तियों को हम भर्ती करेंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ इस राज्य के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है, जो रोजगार सृजन की समस्या है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर हम दीर्घकालीन रोजगार नीति राज्य में हो। दीर्घकालीन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हवा में बात नहीं करेगी, वो आंकड़ों और प्लानिंग के साथ इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। अगला कैंपेन जो चलेगा इलेक्शन से पहले वो हमने लेकर के ही चलना है, बेरोजगारी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, क्योंकि हम खाली बोल करके साबित नहीं करना चाहते हैं। हमने अपने को समाज को बताना भी है कि किस तरीके से ये मॉडल कुछ जगहों पे दिल्ली में कामयाब हुए हैं, तो वो हमने अपने कैंपेन में करके और बताना है। एक बात तो तय है कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, फिर भी सरकारी नौकरी प्रदेश में बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा और इसके नाम पर युवाओं को लॉलीपॉप भी दिखाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
देहरादून से खबर आ रही है, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मनीष खंडूरी को अहम जिम्मेदारी मिली है। मनीष खंडूरी को प्रोफेशनल कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है और दिल्ली में मनीष खंडूरी ने प्रोफेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट शशि थरूर से मुलाकात की। खंडूरी ने कहा है कि वो उत्तराखंड में प्रोफेशनल लोगों का नेटवर्क बढ़ाएंगे और कॉलेज लेवल से इसकी शुरुआत करेंगे। चुनाव को लेकर कांग्रेस में एक्टिविटी तेज हो चुकी है। नए नेताओं को एंट्री दी जा रही है, लेकिन जो पुराने वापसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए पार्टी अपने कार्यकर्ता की राजनीतिक हत्या नहीं करेगी, ये कहना है पार्टी का। चुनावी मौसम में नेताओं का पार्टी बदलना आम बात है। नेता बड़े हैं या छोटे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मंगलवार को नेता विपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में बीजेपी युवा मोर्चे के नेता कांग्रेस में शामिल हुए और मंच पर कई सीनियर कांग्रेस नेता एक साथ नजर आए। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी के वादों से युवाओं का भरोसा उठ चुका है। युवा मोर्चा के बहुत सारे नौजवान साथी आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उन तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों को बड़े बड़े स्वप्न दिखाने का काम किया, लेकिन आज नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुका है। कांग्रेस में एंट्री के इंतजार की खबरें उन नेताओं की भी हैं जो कभी कांग्रेसी ही थे, लेकिन अब वही नेता कांग्रेस में आएंगे जिनके आने से कांग्रेस में 5 साल से मेहनत कर रहे नेताओं की राजनीतिक हत्या न हो। कोई आना चाह रहा है तो हम गेट पर हरीश रावत लठ लेके खड़ा नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन गुण दोष के आधार पर पार्टी को विचार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो किसी को लेना पार्टी के लिए आगे भारी पड़ जाए। कांग्रेस की कोशिश फिलहाल बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को एडजस्ट करने की है। वहीं कांग्रेस जमे जमाए नेताओं को भी किसी की वापसी से नाराज करने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पिथौरागढ़ हवाई सेवा को लेकर कहा है कि जल्द ही पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। हवाई अड्डे पर 26 तकनीकी कमियों की वजह से ये समस्या आ रही है। राज्य और केंद्र सरकार इन समस्याओं को जल्द दूर कर लेंगी। वहीं अनिल बलूनी ने यह भी कहा है कि पिथौरागढ़ की उड़ान के लिए विदेश से एयरक्राफ्ट मंगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से देरी हो रही है। पिथौरागढ़ का जो एयरपोर्ट है उसमें लगभग एविएशन के हिसाब से 26 ऐसी बाधाएं हैं जिसके कारण कुछ ना कुछ समस्या लगातार आ रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन बाधाओं को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको हम लोग चालू कर सकेंगे। जिस तरह के एयरक्राफ्ट और जिस तरह का पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट है उसमें दुनिया में बहुत चुनिंदा ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनसे वहाँ उड़ान भरी जा सकती है और उन जो एयरक्राफ्ट है उनकी अवेलेबिलिटी भारत में नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन एयरक्राफ्ट को लाने की, इस कारण समय लग रहा है। नंदा लोक जात यात्रा के नाम से प्रसिद्ध मां नंदा देवी लोक जात यात्रा शुरू हो गई है। नंदा धाम कुरुड़ से शुरू होने वाली यात्रा में मां नंदा की डोली मंदिर परिसर से भक्तों की भारी भीड़ के बीच कैलाश के लिए विदा हुई। मां नंदा राजेश्वरी की दशोली परगने की डोली अपने पहले पड़ाव फरखेत पहुंची, जबकि बधाण परगना की डोली अपने पहले पड़ाव चरबंग पहुंची, जो कि 13 सितंबर को अमुक्तावरणी नंदा सप्तमी के दिन बैदनी कुंड पहुंचेगी, जहां देव स्नान के बाद देवी की डोली देवराड़ा मंदिर के लिए वापस लौटेगी। बालपाटा में यात्रा करेगी और बधाण वाली नंदा देवी राजराजेश्वरी 13 सितंबर को बैदनी कुंड में नंदा सप्तमी अमुक्तावरणी के दिन पूजा करने के बाद वापसी अपने पड़ाव पर 20 सितंबर को देरोड़ा सिद्धपीठ में पहुंची। हरिद्वार के लक्सर की आदर्श नगर कॉलोनी में एक दुकान में खतरनाक किस्म का सांप घुसने से अफरा तफरी मच गई है। दुकान में घुसा सांप रसेल वाइपर प्रजाति का बताया जा रहा है। सांप मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर इसे छोड़ा गया। रुद्रप्रयाग में जर्जर हो चुका बेलनी पुल भी जर्जर हालत में है। 1964 में बना बेलनी पुल बद्रीनाथ हाईवे को केदारनाथ हाईवे से जोड़ता है। चारधाम यात्रा के समय इस पर ट्रैफिक बहुत होता है। कई बार इसे साइन बोर्ड लगाकर वन वे भी किया जा चुका है, लेकिन नया पुल न होने की वजह से इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। प्रशासन भी नए पुल के निर्माण को लेकर योजना ही बना रहा है, लेकिन जमीनी काम कुछ हो नहीं रहा। रानी पोखरी हादसे के बाद स्थानीय लोग अब बेलनी पुल को भी दोबारा बनाने की मांग कर रहे हैं।
बहुत कम इसका पर्यटन का बहुत कम दबाव था, वाहनों का कम दबाव था, लेकिन आज समय के साथ आज इसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस हिसाब से आज यह पुल यहाँ पर नया पुल बनना नितांत आवश्यक है। रुद्रप्रयाग का जो अलकनंदा पर मोटर पुल है ये 1964 में बनकर तैयार हो गया था और तब क्योंकि यातायात बहुत कम था तो उसी हिसाब से इसका डिजाइन किया गया, उसी हिसाब से इसका निर्माण किया गया। उधर हरिद्वार में नगर निगम कार्यालय का निर्माण बीजेपी और कांग्रेस में टकराव का कारण बना हुआ है। दरअसल निगम चुनावों से पहले साल 2018 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने नगर निगम के नए कार्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था। 13 करोड़ की लागत से निगम का नया कार्यालय बनकर तैयार होना था। हालांकि निगम कार्यालय का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस पर मेयर अनिता शर्मा ने मदन कौशिक पर भेदभाव का आरोप लगाया। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण के लिए प्रक्रिया चल रही है। पहले तो जैसा था वैसे ही है, पर इन्होंने भूमि पूजन भी किया था 2018 में हमारे चुनाव से पहले। अभी तक तो कोई बना बुना नहीं है, बल्कि सरकार भी इनकी है। अब पता नहीं, ये देखो कि मैं कांग्रेस को इसलिए नहीं बना, कांग्रेस बीजेपी का कोई आता तो जब बनता। देखिए डीपीआर इसकी पूर्ण कर ली गई है। डीपीआर बनाने के बाद शासन को प्रेषित कर दी गई है। दूसरा जो आर्किटेक्ट इसमें जो कार्य करेगा उसका टेंडर कॉल किए गए हैं और जैसे ही हमको शासन से पैसा इसके लिए निर्गत होगा तत्काल वहाँ काम शुरू कराया जाएगा। कोटद्वार से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 534 के बीच में बनी पार्किंग आए दिन हादसे का कारण बन रही है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाई गई इस पार्किंग से हाईवे संकरा हो गया है। आए दिन लंबा जाम लगता है। हाईवे के अधिकारी कहते हैं कि जल्द ही पार्किंग को यहां से हटा देंगे। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो हमारी थोड़ा सा मार्केट साइड में जो एच टाउन है उसको लेवल करके वहाँ पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमारा प्लान है। तो इसमें प्रस्ताव गठित किया जा रहा है, शीघ्र प्रस्ताव दे दिया जाएगा और कार्य प्रारंभ कर दिया। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।